नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, फिर नहीं बनी बात, 8 जनवरी को होगी अगले दौर की वार्ता। कोवैक्सीन पर वैज्ञानिकों ने उठाए सवाल, सियासी घमासान शुरू। योगी की राह पर शिवराज बोले पत्थरबाजों की संपत्ति कुर्क करेंगे। एमपी में कॉमेडियन मुनव्वर के खिलाफ सबूत नहीं, फिर भी भेजा जेल। टावरों को बचाने कोर्ट पहुंची रिलायंस, कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेंगे। खास खबरों के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले दो छोटे निवेदन। एक तो ये कि तुरंत आप सत्यहिंदी.com का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, चाहे तो गूगल प्ले स्टोर से करें या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा निवेदन यह है कि सत्यहिंदी.com को आर्थिक योगदान की जरूरत है। ये पत्रकारों द्वारा संचालित संस्थान है और ये कोई कारपोरेट फंडिंग नहीं लेता है और ना ही सरकार से कोई विज्ञापन लेता है। इसलिए जरूरी है कि इसे देखने वाले इसका सहयोग करें, सपोर्ट करें, ताकि अच्छी पत्रकारिता को अंजाम दिया जा सके और गोदी पत्रकारिता की काट की जा सके। इसके लिए सत्यहिंदी.com की सदस्यता ग्रहण कीजिए। सदस्यता के लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मनचाही सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि ये दोनों कदम आप जरूर उठाएंगे। और अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की खास खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। किसानों और सरकार के बीच शनिवार को विज्ञान भवन में 7वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। अगली बैठक 8 जनवरी को होगी। बैठक में किसानों ने सीधे पूछा कि सरकार कानूनों को वापस लेगी या नहीं, जिस पर सरकार ने ठोस जवाब नहीं दिया। एमएसपी की गारंटी के मॉडल पर भी बातचीत हुई है, मगर कितनी प्रगति हुई है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। इसके पहले 30 दिसंबर को ही वार्ता में सरकार और किसानों के बीच 2 विषयों पर रजामंदी बन गई थी। पराली से संबंधित अध्यादेश और प्रस्तावित बिजली कानून को लेकर किसानों की मांगों को मान लिया गया था। अब 2 विषय हैं जिन पर बातचीत अटकी हुई है। इस बीच किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में रैली निकालेंगे। किसान आंदोलन में लगातार हो रही मौतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। किसान नेताओं का कहना है कि अब तक 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है और हर 16 घंटे में एक किसान की मौत हो रही है। बैठक की शुरुआत में मृतक किसानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। जाहिर है कि मामला काफी पेचीदा है, क्योंकि सरकार जरा भी लचीलापन नहीं दिखा रही है। वो अड़ी हुई है और इन काले कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है और किसान भी डटे हुए हैं। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि हजारों किसान, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, किस तरह से रह रहे होंगे। लेकिन इस बर्बर क्रूर सरकार को ये सब चीजें नहीं दिख रही हैं। वो आगे बढ़कर ना तो उनकी कोई मदद कर रही है और ना ही इन काले कानूनों को स्थगित करने की भी बात उसे मंजूर है। ऐसे में एक गतिरोध, एक ठहराव बना हुआ है और पता नहीं चल रहा है कि आखिरकार सरकार इस समस्या का समाधान कैसे निकालेगी। और इसीलिए किसान भी अपने आगे की योजना बना चुके हैं। 14 जनवरी को वो काले कानूनों को जलाएंगे और 26 जनवरी पर ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान वो कर चुके हैं। तो एक तरह से टकराव की ओर भी बढ़ता जा रहा है किसान आंदोलन, और ये सरकार को बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि देश भर में अब किसानों के साथ बहुत लाखों करोड़ों की तादाद में लोग खड़े हो गए हैं। उनसे उनकी हमदर्दी है और सरकार जिस ढंग से इस समस्या से जूझ रही है या निपट रही है, उससे भारी असंतोष है लोगों में। तो इसके नतीजे सरकार को भुगतने पड़ेंगे। इसलिए बेहतर तो ये होता कि थोड़ा लचीलापन दिखाती, लेकिन इस बैठक में भी एमएसपी को लेकर भी वो कोई गारंटी देने वाली योजना नहीं रख सकी और वो भी मामला उलझा हुआ है। अच्छी बात केवल इतनी है कि बातचीत जारी है, बातचीत टूटी नहीं है और 8 जनवरी को अगले दौर की बातचीत होगी। उम्मीद करनी चाहिए कि तब तक सरकार को थोड़ा सा बुद्धि आ जाएगी और इस समस्या के समाधान की दिशा में ठोस प्रगति हो पाएगी।
अगली खबर का रुख करते हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की मंजूरी पर विवाद और बढ़ गया है। जो सवाल कल मंजूरी दिए जाने के बाद उठाए जा रहे थे, वही सवाल अब इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल करने वालों के बयान से भी उठ रहे हैं। वैज्ञानिक भी ये सवाल कर रहे हैं और एक वैज्ञानिक ने तो ये तक कह दिया है कि दुनिया में रूस, चीन के अलावा भारत तीसरा देश है जहां की वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में शामिल रहे विशेषज्ञों के पास ही कोई डेटा नहीं है। कई जगहों पर तीसरे चरण के ट्रायल में पहला डोज ही दिया गया है और दूसरा डोज दिया जा रहा है। यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं कि किस प्रक्रिया के तहत कोवैक्सीन को मंजूरी मिली। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने एक दिन पहले ही रविवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड के साथ ही भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी। DCGI द्वारा इसको मंजूरी दिए जाने के बाद शशि थरूर, आनंद शर्मा, जयराम रमेश जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के आंकड़े को लेकर सवाल उठाए हैं। अब विज्ञान से जुड़े लोग ये सवाल उठा रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कोवैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल की जगह वह तीसरे चरण से जुड़े रेडकर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गोवा के डॉक्टर धनंजय लाड आश्चर्यचकित हैं। उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि DCGI ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी यानी SEC की सिफारिश के आधार पर रातों रात निर्णय ले लिया। आदर्श रूप से DCGI SEC द्वारा सुझाए गए दस्तावेजों की समीक्षा करता है और इसमें कुछ दिन लग जाते हैं। इस रिपोर्ट के बीच ही इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बायोएथिक्स के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनंत भान ने कहा कि भारत के सिवा सिर्फ रूस और चीन ने ही अपने अपने वैक्सीन का एफिकेसी डाटा सार्वजनिक किए बिना ही उपयोग की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा है, जिस तरह से मंजूरी दी गई है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है वो रचनात्मक लेखन तो लगता है लेकिन कानून पर आधारित नहीं है। तो 2 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। उसमें पहली जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका की वैक्सीन है उसको लेकर उतना प्रश्न नहीं है, उतने सवाल खड़े नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी वैक्सीन भारत बायोटेक्स ने जो बनाई है कोवैक्सीन, उसको लेकर जबरदस्त विवाद उठ खड़ा हुआ है और विवाद उठना लाजमी भी है। ये कोई देशभक्ति का मामला नहीं है, जन स्वास्थ्य का मामला है। लाखों करोड़ों लोगों को ये टीके लगने हैं और उनको पूरे ट्रायल के साथ जांच परख के ही लगाया जाना चाहिए। इसमें किसी तरह की जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, पेंडेमिक का असर है, महामारी का असर है, हमें उससे लड़ना है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम एक लड़ाई लड़ने के जल्दी जीतने के चक्कर में हम दूसरी मुसीबतें मोल ले लें। और ये जो भारत बायोटेक्स की वैक्सीन है, टीका है, उसको लेकर यही सवाल है कि जब तीसरे राउंड के ट्रायल अभी हो ही रहे हैं तो बिना आंकड़े देखे क्यों ऐसा उसे मंजूरी दे दी गई। क्या सरकार का दबाव था? क्या राजनीतिक लाभ लेने के लिए मोदी सरकार भारतीय वैक्सीन को एकदम से बिना जांच परख के ही इजाज़त दे रही है? ये सवाल उठ रहे हैं। और देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल हैं, इसके नियम हैं कि कैसे किसी वैक्सीन को, किसी टीके को मंजूरी दी जानी चाहिए और उसको पूरी तरह से उसका पालन होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से एक्सपर्ट कमेटी ने और फिर DCGI ने ये काम किया है वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है और इसको लेकर जो राजनीतिक युद्ध शुरू हुआ है वो और भी घटिया है। ठीक है कि विपक्षी दलों ने इसको लेकर आंकड़े प्रश्न उठाए हैं और ये उठाना उनका काम भी है, लेकिन जो सत्तारूढ़ दल के नेता हैं, मंत्री हैं, JP नड्डा हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, हरदीप पुरी हैं, इन्होंने बहुत ही घटिया ढंग से इनके जवाब दिए हैं। उन्हें उनके पास जवाब नहीं है दरअसल, तो वो आरोप लगा रहे हैं कि जो भी प्रश्न कर रहे हैं वो देश विरोधी है, वो अपने देश की चीज़ों का सम्मान नहीं करते हैं। ये प्रश्न उठाना गलत है क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ है और उसमें जो भी उसकी पूरी औपचारिकताएं होती हैं, ज़रूरियात होती हैं, उनको पूरा किया जाना चाहिए। उसके बाद
हमें गर्व है कि हमारे देश में ये वैक्सीन बन रही है, ये टीका बन रहा है और इससे किसी को इनकार नहीं है कि हिंदुस्तान अगर विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, बहुत सारे मामलों में की है उसने, लेकिन जहाँ भी फेल्योर होता है, जहाँ भी अगर कहीं चूक हुई है तो उस पर भी प्रश्न खड़े करना जिम्मेदार लोगों का काम है, वो चाहे राजनीति में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो या किसी और दूसरे क्षेत्र में। उन सवालों को किसी दूसरे तरीके से उनका मुंह बंद नहीं किया जाना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नक्शे कदम पर चलती दिख रही है। कथित लव जिहाद कानून के बाद अब शिवराज सिंह ने ऐलान किया है कि पत्थरबाजी के खिलाफ उनकी सरकार जल्दी ही कानून लाएगी। इसके तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ न सिर्फ कड़ी कार्रवाई की जाएगी बल्कि सजा के साथ संपत्ति को हुए नुकसान को भी नुकसान करने वालों से वसूला जाएगा। ये ऐलान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की रैली के दौरान हुए विवाद के बाद किया गया है। राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह करने के नाम पर निकाली गई रैली के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हुई और फिर एक समुदाय के लोगों ने रैली पर पत्थरबाजी भी की। हालांकि इसमें देखने वाली बात यह है कि 25 दिसंबर की एक रैली में भारी संख्या में शामिल लोगों ने दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थलों के सामने जोर जोर से गाने बजाए और बहुत देर तक मस्जिद के बाहर रुके भी रहे। एक दूसरी रैली के लोगों ने मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा भी लहरा दिया। बाद में पुलिस वालों ने इन झंडों को नीचे उतारा। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के दोराना गांव की सूरत ही विश्व हिंदू परिषद की रैली के बाद बदल गई। गांव में घरों की खिड़कियां तोड़ दी गई, ग्लास तोड़ दिए गए, दीवारों पर जय श्री राम के नारे लिख दिए गए। गांव के लोग डर के कारण गांव में वापस लौटने से डर रहे हैं। इतना सब होने के कारण बाद भी शिवराज सरकार इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना तो दूर उनका बचाव कर रहे हैं और एक वर्ग को लेकर कह रहे हैं कि पत्थरबाजी करने वाले समाज के दुश्मन हैं, वे चाहे कोई भी हों, इनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। तो दो चीजें हैं। अचानक शिवराज सिंह चौहान वैसे तो उदार हिंदुत्ववादी माने जाते थे, हिंदुत्ववादी तो हैं वो, लेकिन इतने कट्टर नहीं हुआ करते थे। लेकिन इस पारी में वो शायद अपनी हिंदुत्व को ज्यादा सिद्ध करना चाहते हैं मोदी और शाह के नेतृत्व के सामने, या हो सकता है योगी से उनकी अपनी प्रतिद्वंद्विता चल रही हो कि कौन कितना ज्यादा कट्टर हिंदूपन दिखा सकता है। लेकिन इससे मध्य प्रदेश के पूरे सांप्रदायिक माहौल में और खराबी आ रही है और भी ज्यादा हिंसा और नफरत पैदा हो रही है। जो कुछ भी हुआ मालवा के इलाके में, उज्जैन में, इंदौर में, वो सब ये हिंदू अतिवादियों की करतूत थी, हिंदू कट्टरपंथियों की करतूत थी, विश्व हिंदू परिषद के लोगों की करतूत थी, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर भड़काया दूसरे समुदायों के लोगों को। मस्जिद पर झंडे फहराना या मस्जिदों के सामने शोर मचाना, भजन गाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये तमाम हरकतें सीधे सीधे दंगा भड़काने वाले मानसिकता का परिचायक है। तो वो धमकाने की कोशिश की दूसरे समुदायों को, और जाहिर है कि उसी में अगर कहीं से पत्थर चल गया तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि भड़काना का काम किसने किया, किसने दूसरे समुदायों को ललकारा, किसने दूसरे समुदायों की भावनाओं को आहत करने की कोशिश की, और उसके जवाब में अगर ये होता है और हमारे शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि पत्थरबाजी अपराध है और बाकी जो उनकी पार्टी के लोगों ने, उनके पार्टी से जुड़े संगठनों के लोगों ने किया, वो सब माफ है, तो ये एक पक्षीय पूरा कार्रवाई है, एक पक्षी सोच है और स्पष्ट है कि शिवराज सिंह चौहान एक तरफा सोच रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। कॉमेडी शो में हिंदू देवी देवताओं पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ इंदौर की पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला है। पुलिस ने कॉमेडियन और 4 साथियों को फिर भी जेल भेज दिया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर पुलिस ने कहा है कि उनके पास ये दिखाने के लिए कोई वीडियो सबूत नहीं है कि स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने कैफे में शो के दौरान हिंदू देवी देवताओं का किसी तरह से अपमान किया है। तुकोगंज पुलिस स्टेशन के टाउन इंस्पेक्टर कमलेश शर्मा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि शिकायतकर्ता ने जो वीडियो सबमिट किया है उसमें एक दूसरा कॉमेडियन
भगवान गणेश के बारे में मजाक करता दिख रहा है। मुनव्वर फारूकी के खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत नहीं है। इसके अलावा शो में मौजूद एक जीनोशा अग्निश नाम की चश्मदीद ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए बताया है कि मुनव्वर ने तब तक तो परफॉर्म करना भी शुरू नहीं किया था जब शख्स स्टेज पर आ गया। उन्होंने आगे लिखा, असलियत में उन्होंने कोई आपत्तिजनक बातें नहीं की। उनके जोक ने न हिंदू धर्म का अपमान किया न इस्लाम धर्म का। बता दें कि स्थानीय बीजेपी विधायक मालिनी सिंह गौड़ के बेटे और हिंदू रक्षक संगठन के संयोजक एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। विधायक के बेटे का कहना है कि हमें इंदौर में फारूकी के शो को लेकर सूचना मिली थी। हम वहां पहुंचे तो देखा कि वो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं। हमने वीडियो भी रिकॉर्ड किया, हमने शो को बंद किया और लोगों से जाने के लिए कहा। उन्होंने शो के लिए अनुमति नहीं ली थी। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का भी उल्लंघन किया। हम उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद मुनव्वर फारूकी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के आरोप में 4 अन्य लोगों के साथ 1 जनवरी को गिरफ्तार किया गया और बाद में 13 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो ये एक और मामला है जो बताता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ही नहीं, शासन प्रशासन सब पूर्वाग्रह से दुराग्रह से ग्रसित हैं और हिंदू रक्षक दल, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इन सब के द्वारा गढ़े हुए मामले, झूठे मामले, बनाए गए मामले, उकसाए गए मामले, ये सब मामले लेकर वो खुद कार्रवाई करने पर आमादा हैं। खुद ही वो किसी भी जगह पहुंच जाते हैं और मुनव्वर फारूकी के मामले में उन्होंने उस शो को रुकवा दिया। बजाय पुलिस के पास जाने के, पुलिस को कंप्लेन करने के, खुद ही अपने हाथ में कानून ले लिया और खुद ही, और जो वीडियो आया है उसमें मुनव्वर फारूकी के साथ ये लोग मारपीट भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक कहना चाहिए कि गैर कानूनी काम हो रहा है, असंवैधानिक काम हो रहा है। एक अराजक सी स्थिति मध्य प्रदेश के इस अंचल में, जिसे मालवा, उज्जैन, ये सब पूरा अंचल है, जहां पर इन संगठनों की, हिंदूवादी संगठनों की काफी पकड़ है, वो इस तरह से पेश आ रहे हैं और सरकार उनके सिर पर हाथ रखे हुए है। कोई सबूत नहीं है मुनव्वर फारूकी के कि उन्होंने किसी तरह से देवी देवताओं का अपमान किया है। कोई वीडियो सबूत नहीं, लेकिन पुलिस ने फिर भी उन्हें पकड़ा, जेल में डाल दिया, क्योंकि दबाव रहा होगा। विधायक का लड़का है और सरकार राज्य में उन्हीं की है, उनको जेल में डाल दिया गया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अदालत ने भी इसको जांचा परखा नहीं और उनको रिमांड पर हिरासत में भेज दिया। तो ये लगातार एक ट्रेंड बन रहा है। हम अभी उत्तर प्रदेश में देख रहे थे, अब मध्य प्रदेश में भी लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बता रही हैं कि यहाँ पर किस तरह से हिंदुत्ववादी ताकतें दूसरे धार्मिक समुदायों को निशाना बना रही हैं, उन पर शारीरिक हमले कर रही हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। लगातार ये ट्रेंड बना हुआ है और ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है, पुलिस की देख रेख में हो रहा है, निगरानी में हो रहा है और प्रशासन भी इसको शह दे रहा है। तो बहुत ही बुरी स्थितियां निर्मित हो रही हैं मध्य प्रदेश में। अब धीरे धीरे वो उत्तर प्रदेश का जंगल राज, शिवराज का भी जंगल राज बनता जा रहा है मध्य प्रदेश। आज की अंतिम खबर लेते हैं। जियो के टावरों की तोड़फोड़ के मामले में अब रिलायंस ने हाई कोर्ट का रुख किया है। कंपनी ने अपनी संपत्ति और सुविधाओं की रक्षा के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके साथ ही रिलायंस ने कहा है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट या कारपोरेट फार्मिंग के फील्ड में आने का कोई भी इरादा नहीं है और उसने इसके लिए देश भर में कहीं भी कोई कृषि जमीन नहीं खरीदी है। कंपनी ने कहा कि उसने पहले भी किसी तरह की कारपोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं की है। कंपनी ने याचिका में कहा है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए किसानों के आंदोलन का फायदा उठाकर उसके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं और इसके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। रिलायंस ने मांग की है कि अदालत इस मामले में दखल दे और शरारती तत्वों द्वारा उसकी संपत्ति को पहुंचाए जा रहे नुकसान पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। रिलायंस ने आरोप लगाया है कि उसके व्यावसायिक प्रतिद्वंदी
लोगों को ऐसा करने के लिए भड़का रहे हैं। इसके साथ ही रिलायंस ने एमएसपी को लेकर कहा है कि वो सीधे किसानों से अनाज नहीं खरीदती है और सप्लायर से भी एमएसपी की व्यवस्था का पालन करने या उसे मानने के लिए कहती है। रिलायंस ने अदालत से गुहार लगाई है कि वो कोई उचित आदेश पास करे जिससे उसके कर्मचारियों को सुरक्षा मिले और संपत्ति को नुकसान होने से बचाया जा सके। रिलायंस ने कहा है कि वो 130 करोड़ की आबादी वाले देश के अन्नदाता किसानों के प्रति पूरा सम्मान रखती है। तो ये रिलायंस के घड़ियाली आंसू हैं या सचमुच में वो दुखी है किसानों की हालत को देखकर? वो जो दावा कर रही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं है, जब ये कानून बन जाएगा तो कौन जानता है कि कल वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतर आए। ये कोई दिखाने के लिए है और एक तरह से चूंकि पूरी छवि कंपनी की बिगड़ रही है किसान आंदोलन की वजह से। किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि रिलायंस और अडानी ग्रुप किस तरह से सरकार के पीछे खड़े हैं। सरकार एक एक कदम उनके हक में उठा रही है, एक एक नीतियां उनके पक्ष में बना रही है और ये नीतियां भी अंततः उन्हीं को लाभ पहुंचाने वाली हैं, उनके और उनके जैसे कुछ और कारपोरेट घराने को। तो किसानों में किसी तरह की गलतफहमी खुशफहमी नहीं है। ये रिलायंस अपनी छवि सुधारने के लिए किसानों को अब अन्नदाता कहने को मजबूर हो गया है, क्योंकि जगह जगह उसके टावर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसके टावर बंद किए जा रहे हैं, उनके बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तो उसको आर्थिक क्षति पहुंचने का जो खतरा पैदा हो गया है और पूरी कंपनी की इमेज जो खराब हो रही है, एंटी फार्मर बन रही है, किसान विरोधी बन रही है, उससे अपने को बचाने की कोशिश में ये कर रही है। और जाहिर है कि अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियों को भी बदनाम करना है, तो ये भी कह रही है कि उनकी वजह से भड़काया जा रहा है, वो भड़काने का काम कर रही हैं। हो सकता है कि प्रतिद्वंदिता में कंपनियां ये कर रही हों, लेकिन किसानों के मामले, किसानों की दृष्टि बिल्कुल साफ है। वो जानते हैं कि अगर ये बड़ी कंपनियां सरकार के साथ खड़ी ना हो तो सरकार इस तरह के कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं करे, क्योंकि इन्हीं कंपनियों के दम पर केंद्र सरकार इतनी बोल्ड है, इतनी दुस्साहसी हो गई है और इतनी बर्बर और क्रूर हो गई है कि अपने ही देशवासियों के खिलाफ इस तरह के नीतियां बना रही है, कानून बना रही है, कदम उठा रही है। तो ये रिलायंस का एक तरह का घड़ियाली आंसू बहाना है, बनावटी दुख है जिस पर किसी का दिल पसीजना नहीं चाहिए। अलबत्ता ये जरूर है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, क्योंकि ये किसानों के लिए भी, जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनके लिए भी बुरा होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। बाकी अगर बायकॉट करना है रिलायंस का, जियो का, अडानी ग्रुप के समूह का, तो वो अपने जगह पर वो उस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, लेकिन जाने से पहले आपसे अपनी वो 2 गुजारिशें फिर से दोहरा दूं कि कृपया sathindi.com का ऐप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और उसकी सदस्यता भी लेने में देर मत कीजिए। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।